सुंदरबन के जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी लाडो के साथ रहता था। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे, पर उनको कोई संतान नहीं थी। एक बाबा के आशीर्वाद से लाडो 12 साल बाद गर्भवती होती है। कालू को एक बेटे की आस थी। वह चाहता था कि उसे एक बेटा हो, पर उसकी किस्मत में एक बेटी लिखी थी, इसलिए लाडो को एक बेटी होती है। कालू उसे देखकर बहुत नाखुश हो जाता है, इसीलिए क्योंकि वे लड़की थी, बल्कि इसलिए कि अब उसका फौज में अपना बेटा भेजने का सपना सपना ही रह जाएगा। कालू जी, अपनी बेटी को देखिए तो, देखिए न, बिल्कुल आप पर गई है, देखिए ना। नहीं लाडो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसा भी क्या काम आ गया जो आप अपनी बेटी को भी नहीं देख सकते? लाडो, मैं अभी बहुत उदास हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। कालू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। गांव के सभी पक्षी कालू का मजाक बनाते हैं। अरे कालू, तुझे बेटी हुई है ना, लड्डू नहीं खिलाएगा? अरे कैसे खिलाएगा, उसकी शक्ल तो देखो, 12 बजे हुए हैं, ऐसा लगता है अपनी बेटी की शक्ल देखकर इसे सदमा लग गया। इसकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर ये परेशान हो गया। अरे कालू, अब तेरा सपना कैसे पूरा होगा? कौन सा सपना भाई, जरा हमें भी तो बताओ। अरे कालू जब जवान था तो फौज में भर्ती होना चाहता था, पर इसके हाथ में लगी चोट के कारण इसे निकाल दिया था। तब इसने यह सपना देखा था कि जब इसका बेटा होगा तो यह उसे फौज में भेजेगा, पर किस्मत का खेल तो देखो, पहले तो इसे औलाद ही नहीं हुई, और जब हुई तब बेटी। अब बेचारे का सपना सपना ही रह गया ना। कालू उनकी बातें सुनकर वहाँ से उदास होकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। टूनी अब बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। टूनी बहुत चंचल स्वभाव की थी और हमेशा ही मस्ती में मगन रहती थी और पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पूरा दिन दौड़ भाग में लगी रहती, जंगल के पक्षियों के साथ घूमती रहती। एक दिन की बात है। टूनी, ये क्या है, इस बार भी तू फेल हो गई? माँ, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मुझे तो घूमना फिरना, दौड़ना, ये सब अच्छा लगता है। बेटी, तू पढ़ेगी नहीं तो अपनी जिंदगी में क्या करेगी? तभी कालू वहाँ आता है और गुस्से में कहता है, अरे तुम भी भैंस के आगे बीन क्यों बजा रही हो? करने दो जो करती है। वैसे ही 18 साल के होते ही मैं इसकी शादी करवा दूंगा, फिर यह चाहे जो करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कालू टूनी से कभी भी प्यार से बात नहीं करता था। पापा, आपको मुझसे क्या परेशानी है? क्यों आप मेरे पीछे पड़े रहते हो? आप कभी प्यार से मुझसे पूछते भी नहीं कि बेटी कोई परेशानी तो नहीं? पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस कारण आप मुझसे हमेशा गुस्सा रहते हैं। जानना चाहती है तू क्या किया तूने? तो सुन, तूने मेरा सपना तोड़ दिया। तेरा पैदा होते ही मेरा सपना टूट गया, जो सपना मैंने कई सालों पहले देखा था कि मेरा जब बेटा होगा तो मैं उसे फौज में भेजूंगा, मेरा नाम होगा। पर तेरे पैदा होते ही सब टूट गया। टूनी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे अपने वजूद पर तरस आता है। उसे लगता है उसने लड़की होकर कोई गलती कर दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कालू को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और वह मर जाता है। लाडो के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। टूनी, मैं काम पर जा रही हूँ, तू पीछे से कहीं घूमने मत निकल जाना, घर में ही रहना, और खाना मैंने बना दिया है, भूख लगे तो खा लेना। लाडो इसके बाद काम पर चली जाती है। तभी टूनी घर की खिड़की से देखती है कि उनके जंगल में कुछ फौजी पक्षी आए हुए हैं। टूनी उन्हें देखने जाती है। तभी वह देखती है कि उनमें से कई औरतें फौजी भी हैं, जिन्हें गांव के सभी पक्षी सैल्यूट दे रहे हैं। टूनी अपनी दोस्त सोनू से पूछती है, यह सब गांव वाले इन्हें सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देश की रक्षा करते हैं और जान जोखिम में डालकर देश के बॉर्डर पर पड़े रहते हैं, और विदेशी पक्षी लोगों से हमारी जान की रक्षा करते हैं। तू देखना टूनी, मैं भी बड़ा होकर फौज में जाऊंगा। टूनी उन फौजी पक्षी औरतों को देखकर सोनू की बातें सुनकर फौजी बनने का सपना देखती है और ये बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ फौज में भेजने की सख्त खिलाफ थी। माँ, मैं भी फौज में जाना चाहती हूँ, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और वैसे भी पापा भी यही चाहते थे ना कि उनका बेटा फौज में जाए, तो अब मैंने ये तय कर लिया है कि मैं पापा का बेटा बनूंगी और उनका अधूरा सपना पूरा करूंगी। बेटी, तेरे पापा के सर पर तो फौज का भूत सवार था, पर बेटी तू मेरी सुन,
ये काम लड़कियों के लिए सही नहीं होता। और एक तू ही तो है मेरी, अगर तू भी मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी। मैं तो बेटी मर ही जाऊंगी। बेटी तू मुझसे वादा कर, तू इसके बारे में नहीं सोचेगी। बेटी हम गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी भी हमें मिल जाए तो बस बहुत है। इसीलिए तू ये सपना छोड़ और कुछ और सपना देख। टूनी अपनी माँ की बात तो सुन लेती है, पर वह अंदर ही अंदर ठान लेती है कि वे फौज में जाकर ही रहेगी और मन लगाकर वह पढ़ने लगती है और 10वीं क्लास में पूरे जंगल में टॉप करती है और ये बात खुशी खुशी अपनी माँ को बताती है। देखो माँ, मैंने पूरे जंगल में टॉप किया है। अरे वाह मेरी बेटी, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। अब देखना माँ, मैं आर्मी में जाकर दिखाऊंगी और देश की सेवा करूंगी। टूनी, मैंने तुझे मना किया ना, इस बारे में मत सोच। तुझे समझ नहीं आता एक बार में क्या? ये आर्मी वार्मी का भूत उतार दे अपने सर से। ये लड़कियों के लिए अच्छी जॉब नहीं है। पर माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फौज में ही जाऊंगी। टूनी अपनी माँ की एक नहीं सुनती और फौज में जाने की तैयारी शुरू कर देती है। पर उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। उसकी माँ, जो कतई ये नहीं चाहती थी कि वह आर्मी में जाए, इसीलिए टूनी उससे जूते भी नहीं मांग पाती और ऐसे ही नंगे पैर दौड़ लगाती है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, पर टूनी फिर भी हार नहीं मानती। ऐसे ही 2 साल बीत गए। टूनी ने 12वीं पास कर ली और उसके बाद उसने आर्मी भर्ती का फॉर्म भर दिया और अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने दौड़ में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और पेपर में भी पास हो गई। इसके बाद वह एक फौजी बन गई और जब वर्दी पहनकर अपनी माँ के सामने आई, माँ देखो, आखिर मैं एक फौजी बन ही गई। आखिर तूने अपनी मनमानी की। मेरे लाख मना करने के बाद भी तू नहीं मानी ना। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने पापा का सपना पूरा किया। वो ये सोचते थे कि लड़कियां फौज में नहीं जा सकती, पर मैं आज एक फौजी बन गई। आज अगर पापा जिंदा होते तो कितना खुश होते। तूने अपने पापा का सपना तो पूरा कर दिया, पर बेटी तूने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। एक तू ही तो सहारा है मेरा। अब तू भी मुझसे दूर चली जाएगी तो कैसे रहेगी तेरी ये माँ? ये तूने कभी सोचा? माँ, पर मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद टूनी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। टूनी की अब कोई खबर नहीं थी। लाडो का तो दिल डर के मारे घबरा रहा था। वह उसकी याद में रोए जा रही थी। बहुत समय हो गया, टूनी की कोई खबर नहीं आई। हे भगवान, सब ठीक हो, तू मेरी बेटी की रक्षा करना। तभी लाडो के घर का फोन बजता है। लाडो फोन उठाती है। हेलो, मैं कुन्नू आर्मी से बात कर रहा हूँ। आप क्या टूनी की माँ बात कर रही हैं? हाँ बोलिए, मैं टूनी की माँ ही बात कर रही हूँ। क्या मेरी बेटी से बात हो सकती है? वह जब से गई है उसकी कोई खबर नहीं है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अगर वो आपके करीब है तो आप मेरी उससे बात करा दीजिए। माताजी, टूनी से अब आपकी बात कभी नहीं हो पाएगी। माताजी, मुझे यह बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है, पर टूनी अब हमारे बीच नहीं रही। पड़ोसी देश ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें टूनी ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसने जमकर मुकाबला किया, पर दुर्भाग्यवश बच नहीं पाई। हम 2 दिन में उसका पार्थिव शरीर लेकर आपके पास आ जाएंगे। लाडो ये खबर सुनकर चक्कर खाकर गिर जाती है। उसकी तो सारी दुनिया एक पल में खत्म हो जाती है। 2 दिन बाद टूनी का पार्थिव शरीर गांव में आता है। लाडो उसे देखकर बहुत रोती है। जंगल के सभी पक्षी टूनी के अंतिम दर्शन करने आते हैं। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटी। आखिर तूने ये साबित कर ही दिया कि देश के लिए केवल बेटे ही नहीं बल्कि बेटी भी जान न्यौछावर कर सकती है। आज तेरे पापा जिंदा होते तो उनका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता। लाडो अपनी बेटी को आखिरी सैल्यूट करती है। सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति सोनू और बेटी लाडो के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही आलसी थी और दिन भर बस बिस्तर ही तोड़ा करती थी। उसे घर के कामों की कोई चिंता नहीं थी और ना ही उसे घर के काम करने अच्छे लगते थे। वो तो हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर काम से जी चुराया करती थी। एक दिन जब उसका पति सोनू काम से वापस आया, टूनी, तुमने आज कुछ बनाया है क्या? नहीं। हाँ, वो मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। क्या हुआ तुम्हें? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक। हाँ, उसके बाद से मुझे बुखार हो गया और मेरा पूरा शरीर सूरज की तरह भभक रहा है और मुझे जोरों की ठंड भी लग रही है। देखो ना, तभी तो मैं कंबल तान कर पड़ी हुई हूँ। जरा अपना हाथ तो देना।
सोनू उसके पंखों को छूकर देखता है। अरे तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठंडा है। अजी मुझे अंदरूनी बुखार हुआ है जो किसी को ऐसे पता नहीं चलता, इसका तो बस एक डॉक्टर को ही पता चल सकता है। तभी टूनी की बेटी लाडू सोनू के पास आती है। पापा पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो ना। माँ ने कुछ भी नहीं बनाया और मुझे जोरों से भूख लग रही है। ठीक है मेरी लाडो रानी, मैं तेरे लिए कुछ बनाता हूँ। अजी बना ही रहे हो तो कुछ मेरे लिए भी बना देना। सोनू जानता था कि टूनी बहाने बना रही थी, उसे कोई बुखार नहीं आया था, वो उसकी रग रग से वाकिफ था। सोनू सबके लिए दाल चावल बनाता है। एक तो बेचारा काम करके आया और बहुत थका हुआ था, उसके बाद उसे घर का काम भी करना पड़ा। अगले दिन सुबह की बात है। टोनी कुछ बनाया है तो दे दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो अभी कुछ नहीं बनाया, अरे तुम ही कुछ बना लो ना। टोनी अब तो तुम्हारी तबीयत सही है ना, तो फिर तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया? रात को भी मैंने ही खाना बनाया था, पता है कितना थका हुआ था मैं। अरे हर रोज मैं ही बनाऊं क्या? कभी कभार अगर तुमने कुछ बना लिया तो क्या हो गया, हर दिन मैं ही तो बनाती हूँ ना। सोनू बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद के लिए चाय बनाई और निकल गया। बेचारा खाली पेट सिर्फ चाय पीकर काम पर चला गया। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? पता नहीं कहां से ये आलसी और निकट्टू चिड़िया मेरे गले पड़ गई। कोई काम नहीं करती, बस आराम करती रहती है और कुछ कहो तो लड़ने के लिए आमादा रहती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब रात का खाना भी तुम ही बनाओगे, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और हाँ, आम की और पुदीने की चटनी भी बना लेना, मेरा बहुत दिनों से खाने का मन है। धनिया टोकरी में रखा हुआ है। पुदीना तो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था कि चटनी में डाल लेना, इसका मतलब तुमने कल चटनी भी नहीं बनाई। हाँ तो कैसे बनाती? तुमने मुझे पुदीना साफ करके थोड़ी दिया था। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये छोटे मोटे काम करूं, मुझे और भी काम होते हैं और वैसे भी मैं थक गई हूँ, खुद ही कर लो। बेचारे सोनू को ही पुदीना साफ करना पड़ता है और चटनी बनानी पड़ती है। आज ही सुनते हो क्या? 2 बज गए हैं, लाडो के स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, जाओ उसे लेकर आओ। तुम नहीं लेकर आ सकती? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? हाँ तो तुम्हें नहीं दिख रहा मैं टीवी देख रही हूँ। अरे मेरा फेवरेट शो आ रहा है, मैं इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करती और मेरे पैरों में भी दर्द है, इसीलिए तुम ही जाकर ले आओ। बेचारे सोनू की जिंदगी पूरी तरह से झंड हो गई थी। बेचारे को कमाना भी पड़ता था और घर का काम भी करना पड़ता था। टूनी को बहाने मारकर बेड पर पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है। अजी सुनते हो क्या? आटा पीस दो ना, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ठीक है लाओ। सोनू बेचारा हर काम करता था। वे टूनी की इन्हीं आदतों से बहुत दुखी रहने लगा था। वे टूनी से परेशान हो गया था। वे कोई काम करती ही नहीं थी। रोटी बनाने को कहो तो चावल बनाकर रख दिया करती थी, क्योंकि चावल बनाने में समय कम लगता है ना। जैसे ही समय बीतता गया, टूनी से उठकर एक गिलास पानी लेना भी दूभर हो गया और लाडो का ध्यान तो वह रखती ही नहीं थी। वे कहीं भी जाए और किसी के साथ भी घूमे, उसे कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस पूरे दिन आराम ही आराम करती थी। एक दिन जब सोनू दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। टोनी जरा एक गिलास पानी तो देना, साधु बाबा आए हैं। खुद आकर ले लो, मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। अब मैं जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर सकती जो बैठे बैठे तुम्हें पानी का गिलास पकड़ा दूं। तुम्हें तो लगता है कि जैसे मैं कोई काम ही नहीं करती, बस हुक्म झाड़ती रहती हूँ। एक गिलास पानी भी तुमसे नहीं दिया जा रहा। टोनी तुमने तो हद कर दी, काम मैं भी करता हूँ पर मैं तो कभी ऐसे ताने नहीं मारता। सोनू खुद अंदर जाकर एक गिलास पानी लाकर उस साधु को देता है। ये लीजिए साधु बाबा, जल पीजिए। और मैं आपसे अपनी पत्नी टूनी के व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, वो है ही ऐसी, वह किसी की सुनती ही नहीं और हमेशा अपनी चलाती है। मैं घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं चाहता, इसीलिए उसकी हर गलती को माफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं बच्चा। इसके बाद सोनू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टूनी बाहर आती है। ये लीजिए पानी साधु बाबा। नहीं बच्चे, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं पहले ही पानी पी चुका हूँ। माफ करना बाबा, लेकिन मैं छोटी सी बच्ची क्या क्या काम करूं? आप तो जानते हैं हम औरतों को कितना काम करना होता है। अब मेरे लंबे हाथ तो है नहीं जो मैं एक साथ कई काम कर सकूं। अरे छोटे छोटे से तो हाथ है मेरे, अब मैं इनसे क्या क्या करूं? अच्छा तो ये समस्या है? हाँ बाबा, बस यही बात है और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ सच में लंबे हो जाएं,
तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ बाबा, पर ये सब कहाँ असल जिंदगी में होता है। ये सब तो सिर्फ सपनों की बातें हैं। नहीं बेटी, मैं इसे सच कर सकता हूँ। तुम अपने हाथ आगे करो। वो बाबा एक मंत्र बोलते हैं और विभूति टूनी के हाथों में फेंकते हैं। उसके बाद देखते ही देखते टूनी के हाथ एकदम से लंबे हो जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं बैठे बैठे घर के सारे काम कर सकती हूँ। शाम को जब सोनू काम से वापस आता है तो टूनी ये बात उसे भी बताती है। सोनू ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके बाद टूनी अपने घर के सारे काम एक जगह बैठकर ही कर लिया करती थी। वो टीवी देखने और झाड़ू लगाने का काम एक साथ करती और अब सोनू भी बहुत खुश था। जंगल के सभी पक्षी उसके हाथों को देखकर उसे लंबे हाथों वाली चिड़िया कहकर बुलाने लगे। फिर एक दिन टूनी फिर से माँ बनने की खुशखबरी अपने पति सोनू और बेटी लाडो को सुनाती है। अरे वाह, अब मेरा भी एक छोटा भाई आएगा। मामा, मैं उसका नाम मिट्ठू रखूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू उसका नाम मिट्ठू रख लेना, पर अगर बेटी हुई तो फिर मैं उसका नाम चंपा रखूंगी। मुझे चंपा फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए। ठीक है मेरी बच्ची। टोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ आज तुम क्या खाओगी, मैं वही बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरे लंबे लंबे हाथ है ना, मैं यहीं से खाना बना लूंगी। टूनी अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल से झटपट बैठे बैठे खाना बना लेती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। टूनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। देखो लाडो, अपने छोटे भाई को देखो। पापा, इसे मेरे हाथों में दो ना। ये ले बेटी। वह लाडो की गोदी में आकर रोने लगता है। लाडो बेटी, लाओ भाई को मुझे दे दो। अभी ये छोटा है ना, तो तुम्हें देखकर रो रहा है, पर माँ के पास आते ही चुप हो जाएगा। लाडो अपने भाई को टूनी के हाथ में देती है, पर टूनी के हाथों में आने के बाद भी वह रोता रहता है और चुप नहीं होता। टूनी उसे अपने गले से लगाने की कोशिश करती है, पर वह उसे लगा नहीं पाती। ये तो मेरी गोद में आ ही नहीं पा रहा। जी मैं क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए लंबे बड़े हाथ जो मुझे मेरे बेटे से गले मिलने से रोके। टूनी रोने लगती है और अपने लंबे हाथों को देखकर उदास हो जाती है। फिर एक दिन वही साधु बाबा उनसे मिलने आते हैं, जिसने टूनी को लंबे हाथों का वरदान दिया था। बाबा, मुझे ये हाथ नहीं चाहिए। आप ये हाथ मुझसे वापस ले लीजिए। मुझे ऐसे हाथ बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरे कलेजे के टुकड़े को भी मुझसे मिलने ना दें। बेटा, भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पर कोई नहीं, अब तुम्हें समझ आ गया तो मैं तुम्हारे हाथ पहले जैसा कर देता हूँ। वे बाबा फिर से मंत्र पढ़ते हैं और विभूति उसके हाथों पर गिराते हैं और देखते ही देखते उसके हाथ पहले जैसे सामान्य हो जाते हैं। अब टूनी बहुत ज्यादा खुश थी।